अस्सलाम वालेकुम, you're watching खुलकर बोल, दिस इज एनी खान। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में कुछ बात करेंगे आज अदालतों में क्या होता रहा। एक तरफ तो एक्स की बंदिश पर वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा कराई गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, दूसरी तरफ नून लीग ने जिन्होंने बानी PTI को जमानत दी थी उन जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला भी किया गया। स्टैब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए दिखाई दे नून लीग के कुछ सीनियर रहनुमा भी। अभी बात करेंगे अपने पैनलिस्ट से कि क्या हो गया कि PTI और नून लीग एक पेज पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ पंजाब हुकूमत ने जो है वो नवाज शरीफ अब विफाक से तो नाराज हैं, पंजाब हुकूमत तक महदूद हो गया। तो जो बातें की जा रही थी, कयास आराइयां थी कि नून में से शीन निकल रही है, तो उन बातों में कितनी सच्चाई है। इन पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद जमील, जबकि स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं राय साकिब खरल, सैयद फैसल शकील, उमर दराज गोंदल और साकिब बशीर। तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। खालिद जमील साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। फिर ट्विटर की बंदिश, एक्स की बंदिश की बात हुई। एक माह कबल जो वजीर दाखिला कहते थे कि उनको पता ही नहीं है कि एक्स बंद भी किया गया या नहीं, एकदम उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी रिपोर्ट कैसे जमा करा दी? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और इसमें दो तीन बड़े सवालात अहम पैदा होते हैं कि क्या हमारी नेशनल सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक सोशल मीडिया ऐप की वजह से उसको ख़तरात लाक हो गए और हमें जो है कि वो ऐप बंद करना पड़ी। और एक ऐसी ऐप जो दुनिया भर में तकरीबन कोई 450 से 500 मिलियन यानी कि कोई 45 से 50 करोड़ अफराद जो है उसको यूज़ कर रहे हों, उस ऐप को जिसके जो ओनर हैं, CEO हैं, वो हमारे नेबरिंग कंट्री के अंदर वो इसी नेक्स्ट वीक आ रहे हैं और वो कोई 2 से 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान ऐसा मुल्क जहाँ पे कोई 25 करोड़ की आबादी और जिसमें जो 2/3 जो है वो नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान जो सोशल मीडिया को यूज़ करने की सलाहियत रखते हैं। और इस टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान ना सिर्फ फ़ायदा उठा सकता है बल्कि एक्सपोर्ट कर सकता है, सर्विसेज के सेक्टर के अंदर बड़ा ग्रो कर सकता है। और हम उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, एक कौमी सलामती, और दूसरा जो हम ये कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है उसके ऊपर जिस किस्म का नैरेटिव या प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसकी वजह से अब पीका एक्ट के सेक्शन 20 है जिसकी वजह से ये जवाब पैदा किया गया। अब वो जो पीका एक्ट का 20 सेक्शन वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई नेशनल पर्सन के खिलाफ अगर आप झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं या धमकी देते हैं या इस किस्म की कोई चीज़ करते हैं तो फिर वो शख्स शिकायत करेगा तो FIA कार्रवाई करेगा। अब अगर वो माइनर है तो फिर उसका गार्डियन जो है वो शिकायत करेगा। तो इस सारे मामले के अंदर अब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई जब जर्नलिस्ट को और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को नोटिस किए गए थे FIA की जानिब से। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा, हाई कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि FIA को या हुकूमत को तो किसी रजिस्ट्रार या जज ने शिकायत नहीं की, तो फिर ये नोटिस क्यों जारी किए जा रहे हैं? तो ऐसी अगर शिकायत नहीं तो फिर FIA हुकूमत अज खुद कैसे कर सकती है? दूसरा इसका पहलू ये है कि अभी जो इलेक्शन हुए उस इलेक्शन के बाद जो साबिक केयर टेकर हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि जो इलेक्शन के अंदर रिगिंग से मुतालिक जो वीडियोस या पिक्चर्स आ रही थी उन्होंने इसको डॉक्टर्स पिक्चर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शायद उसकी वजह से जो है बंद किया गया। तो ये इसको मेरा ख्याल है कि हमें इतनी अहम जिम्मेदार मिनिस्ट्री को नेशनल सिक्योरिटी से या ऐसे मामला से जोड़ना जिसका कोई सर पो ना हो और दुनिया मजाक उड़ाए हमारा कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी इतनी कमज़ोर हो चुकी है, रेदर देन उसको कि हमें कोई और लॉजिक या आप कह सकते हैं कि माशरे के अंदर अमन व अमान का बिगाड़, नक्से अमन का मसला या इंतशार या मनफी प्रोपेगेंडा या मिस यूज़ ऑफ दिस ऐप आप कर सकते थे, लेकिन जो जवाब पैदा किए मेरा ख्याल है वो बेसरोपा है, उसकी कोई वजूहात नहीं दिखाई देती। अच्छा साकिब खलील साहब, आप क्या समझते हैं जो ट्विटर की बंदिश का जवाब दिया गया है, जस्टिफाई करते हैं? आप क्या समझते हैं, पाबंदियां ही मसाइल का हल हैं? यानी इसमें देखने वाली दो चीजें हैं। सबसे पहले तो लाइटर नोट कि अगर हुकूमत को कुछ अहदाफ हासिल करने हैं तो सबसे पहले वो टिकटॉक बंद करें। बिकॉज पंजाब की गवर्नमेंट जो हमारी, उसके बारे में तो कहा जाता है कि ये टिकटॉक के लिए गवर्नमेंट बनाई गई है और टिकटॉक की वीडियोस के लिए। सेकेंडली वही जो एक प्रपोजल था वही चलता हुआ KPK में भी चला गया और KPK में वही चेन रिएक्शन है कि वहां पर भी एक खातून है और मुशीर है वज़ीर आला KPK की, अब वो भी टिकटॉक वीडियोस के चक्कर में कहां तक पहुंची हुई है। आज सारा दिन वो ट्रेंड करती रही और उनके ऊपर बहुत बात होती रही है। ऑन अ सीरियस नोट, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ट्विटर के ऊपर बहस कौन करता है, ट्विटर के ऊपर सवाल कौन उठाता है। ट्विटर के ऊपर सवाल उठाता है वो नौजवान जो पढ़ा लिखा है, जो लॉजिकल बात करता है और जिसके सवालों के जवाब ना हुकूमत के पास है ना फैसला साजों के पास है। क्योंकि जो पॉलिसी से इख्तलाफ करता है वो आपसे सवाल भी पूछेगा और जवाब भी एक्सपेक्ट करेगा। आप उसको जवाब नहीं दे सकते, लिहाजा आप ट्विटर को बैन कर देते हैं पूरे मुल्क के अंदर। तो क्या व्हाट मींस के आप उन नौजवानों को बैन करने के लिए कि जिनकी नॉलेज को, जिनकी स्किल्स को एक्सपोर्ट करके इंडिया अरबों डॉलर कमा रहा है। एक एक स्टेट, आज मैं स्टैट्स कुछ देख रहा था, एक एक स्टेट 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा उन नौजवानों के बिहाफ पे, उन नौजवानों के सर पे कमा रही है। और हम उन्हीं ट्विटर ऐप्स को, हम उन्हीं डिजिटल मीडिया ऐप्स को
बंद करके बैठे हुए हैं कि जहां से हम अरबों खरबों डॉलर का रेवेन्यू पाकिस्तान में ला सकते हैं। सेकेंडली, इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि पाकिस्तान के अंदर पढ़ी लिखी डिबेट को बैन किया जा रहा है। यहाँ पर वो जहन जो ग्रोथ चाहते हैं, जो सवाल करते हैं, जो जवाब मांगते हैं, आप उनके ऊपर एक बैन लगाकर बैठ गए हैं कि भाईजान पाकिस्तान के अंदर ना कोई आजादी इज़हार राय है, ना यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप हमसे सवाल पूछेंगे तो हम पहले सोशल मीडिया ऐप बंद करेंगे और उसके बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम बनाकर एक रिपोर्ट पेश कर देंगे, भाईजान हमारे इश्यूज डिफरेंट है। तो दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ कि ये मसले का हल नहीं है और ना इसको इस तरह बैन किया जाना चाहिए था। सही। अच्छा साकिब बशीर साहब, रिपोर्ट सामने है, रिपोर्ट में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के कोई हुकूक एक्स की बंदिश से सलब नहीं होते। आप क्या कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया बंदिश से आज़ादी इज़हार राय मुतासिर नहीं होती? मेरा यह ख्याल है कि ये एक बड़ी बचगाना किस्म की रिपोर्ट जो है वो दी गई है। इसमें कोई लंबी चौड़ी कोई वजह नहीं है कि आप जो है वो एक ट्वीट की बुनियाद पर या कोई अगर किसी ने सख्त कोई ज़बान इस्तेमाल की है, कोई बड़ी तनकीद कर दी है, उस पर जो है वो आप इस तरह अगर कोई इस किस्म का मवाद होता भी है तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में जितने भी यूजर्स हैं एक्स के, उनमें से आप 2-3-5% आप ये कह सकते हैं कि वही मवाद ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मवाद कि जो मतलब स्टेट कहती है कि नहीं ऐसा नहीं आना चाहिए, तो बाकी 90-95% जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से इसको चलाया जाता है और बहुत सारी चीजें, बहुत जबरदस्त डिबेट होती है। बड़े एक्सपर्ट्स लोग जो है वो इस एक्स जो है वो इस पे मौजूद है और वो अपनी अपनी ओपिनियंस दे रहे होते हैं और हर शोबा जिंदगी से लोग जो है मौजूद हैं। तो इस किस्म की रिपोर्ट मेरी तो समझ से भी बालातर है कि ये रिपोर्ट लेके आ गए हैं कि ये भी हुआ, फलां भी हुआ। अब जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि मवाद ठीक है, मवाद जो भी आया वो तनकीदी मवाद था, सख्त तनकीद की गई थी, उसमें ठीक है, मतलब लोगों को चलने दें, बोलने दें। मेरा ये ख्याल है कि इस किस्म की चीजों को इतना मतलब ले जाना कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन जाता है। हाँ, एक चीज जो है वो उनकी मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं कंसिडर की जा सकती है, लेकिन उस पर एक्स बंदिश फिर भी नहीं बनती कि जो ट्विटर है या एक्स है जो उनको एक्सेस नहीं दे रहा, वहां पे बहुत सारी चीजें उन्होंने भेजी है FIA को, वो कोई लिफ्ट नहीं करवा रहे, उन्होंने कोई भेजे कि किसी अकाउंट्स के हवाले से उन्होंने कोई रिपोर्ट किया है तो वो नहीं कर रहे। अब मसला ये है कि ये ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, यूट्यूब हो गया, इस किस्म के जितने प्लेटफॉर्म, फेसबुक हो गया, ये पाकिस्तान में ऑफिस नहीं खोल रहे। अब सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि पाकिस्तान में कम से कम माहौल ऐसा हमें बनाना चाहिए, हमारे जो इदारे हैं या पार्लियामेंट है या ऐसी कोई माहौल मतलब कानून साजी के लिहाज से या ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि यहाँ पे वो अपने अपने दफातर खोले ताकि कोई भी इस किस्म की सिचुएशन बने तो उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सके जिस तरह इंडिया में इनके जो है वो दफातर मौजूद है। एक मैं बात करूंगा सिंध हाई कोर्ट में भी आज इसी केस की समाप्ति थी, तो वहां पे तो सिंध हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा है कि बादियों नजर में तो आपकी रिपोर्ट आपने जो कुछ बताया है ये तो एक्स बंदिश के हवाले से कोई मवाद जो है वो आप नहीं दे सके। तो ये मतलब 4 हाई कोर्ट्स में ये मामला चल रहे हैं, 17 फरवरी से एक्स बंद पड़ा है, तो कोई मैच्योर लेवल पे चीजें आगे नहीं बढ़ रही। ये बड़ा मतलब अफसोसनाक मैं ये समझता हूँ। और इस किस्म के जो प्लेटफॉर्म है अब इतनी आप देखिए सही फैसल शकील साहब, जी फैसल शकील साहब, एक्स अब भी बंद है, वजीर दाखिला एक तरफ तो कह रहे हैं कि VPN गैर कानूनी है, उसी गैर कानूनी VPN का इस्तेमाल करते हुए वो ट्वीट भी कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं जिसको वो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वकार मजरू हो रहा है, उसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वो आगाह कर रहे हैं? जी देखिए, असूली तौर पर मैं सख्त खिलाफ हूँ ट्विटर या एक्स की बंदिश के हवाले से, लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी पेचीदगियाँ जो हैं उसको मद्देनजर आपको जरूर रखना होगा। देखिए, ये बहुत ताकतवर सियासी टूल बन चुका है। इसके ऊपर सियासी पार्टियां जो हैं वो अपने एजेंडाज, प्रोपोगेंडाज इससे प्रोजेक्ट करती हैं। इसके ऊपर गालम गलोच होती है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि जो आप आम जिंदगी के अंदर अपने घर के अंदर नहीं बोल सकते हैं। जो इखलाक से गिरे हुए अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल बेदरेक किया जाता है। अच्छा, अब ये एक ऐसी प्रैक्टिकल, मैं पहले वजाहत कर चुका हूं कि मैं इसकी बंदिश के बिल्कुल खिलाफ हूं, लेकिन हुकूमत की या जिन्हों में लोगों ने ये बंद किया है उनका प्रॉब्लम ये है कि अनरिस्ट्रिक्टेड स्पीच का जो फ्लो है उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अभी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छा उसको पॉइंट आउट किया कि ट्विटर उनको एक्सेस नहीं दे रहा जिससे वो इंडिविजुअली ऐसे लोगों को ब्लॉक कर सकें जो कि ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर बहुत ज्यादा गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऐसे इल्जामात लगाते हैं जिसके अंदर रैशनल मौजूद नहीं होता। अच्छा, अब ये दर्द सर बना हुआ है।
आपके आइन के अंदर आइन के आर्टिकल के अंदर ये बात मौजूद है कि कौन लोग प्रोटेक्टेड होंगे। उसमें अदलिया होगी, बेशक मैं उससे इत्तफाक नहीं करता हूं, लेकिन कानून के अंदर एक जवाज मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद रोकने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। और ये सियासी टूल जो है, इससे कोई भी, ना सियासतदान, ना कोई जर्नैल, ना कोई जर्नलिस्ट, कोई भी महफूज नहीं रहा। आप अपने जर्नलिस्ट एंकर से बात करके देखिए जरा, किस किस्म की गालम गलोच की जाती है। क्या यहाँ पे किसी एक शख्स को मुख्तलिफ राय रखने का हक हासिल नहीं है? और अगर उसको वो हक हासिल है तो क्या उसका मतलब है गालम गलोच से काम लिया जाए? रास्ता जरूर निकालें, बंदिश बिल्कुल कोई जवाब नहीं है। यानी यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दें तो। जी फैसल ने जिस तरह फरमाया कि ये एक रियासती टूल बन गया हुआ है, मुझे कुछ ट्वीट्स याद आ रही हैं इलेक्शन से पहले की, जो आज पार्टी बरसर इख्तदार है, इसी पार्टी के रहनुमा जो थे, वो फेक न्यूज फैलाते रहे इसी ट्विटर के जरिए। इसी ट्विटर के ऊपर क्या तमाम रियासत के डिपार्टमेंट्स खुद अपनी तर्जुमानी के लिए, अपने नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्विटर हैंडल्स यूज नहीं करते? काउंटर कीजिए, दलील से काउंटर कीजिए। ये कोई दलील नहीं है कि बस जी कोई बच्चा गाली दे देता था कहीं पर बैठकर, कोई लूज लैंग्वेज यूज कर गया या कोई लूज टॉक कर गया, तो आपने पूरे मुल्क के अंदर एक इतनी बड़ी एप्लीकेशन ही बैन कर दी। इसके ऊपर क्लैरिटी लेके आइए। पूरी दुनिया के अंदर क्या ट्रंप का जब ट्विटर हैंडल सस्पेंड हुआ तो उसके बाद अमेरिका में वो बहस बंद हो गई थी? सबसे सिविल या सबसे प्रोग्रेस नेशन इस टाइम के ऊपर अमेरिका ही है ना, तो क्या वहां पर बंद कर दिया आपने? क्या हमारे हमसाया मुल्क के अंदर मोदी जी की सरकार के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म नहीं आया? क्या उन लोगों ने बंद कर दिया? ये कोई किसी किस्म का ये बेसलेस से सारा एक जो है आर्ग्यूमेंट ये बेसलेस सा है कि जी इस वजह से कि वहां पर चंद लोग 2%, 1% लोग जो है वो बैठकर वहां पर तनकीद करते हैं, लिहाजा बंद कर दीजिए। इसकी कोई समझ नहीं आती और ये कोई वैलिडेशन नहीं है। एक तरफ तो फैसल भी कह रहे हैं कि जी मैं सपोर्ट नहीं करता इसको, बंदिश को, बट दीज आर द रीजन, या यू सपोर्ट और यू डोंट सपोर्ट। मिडल में नहीं होता कि ये रीजन है लिहाजा आई डोंट सपोर्ट, लेकिन वैसे मैं सपोर्ट नहीं करता ट्विटर की बंदिश को। आइदर यू डू और यू डोंट, सिंपल इज दैट। मैं साकिब साहब को मेरी बात समझ नहीं आई, मैं दोबारा गुजारिश किए देता हूं। देखिए साकिब साहब, मैं ये कह रहा था कि जो हुकूमत ने बैन किया है, बैन को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन उनकी वजूहात मौजूद हैं उनके पास कि वो क्यों करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हुक्मरान तबका है, वो तंग आता है इससे। मैं ये डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उनको आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बता रहा हूं उनकी क्या हैं, जिनकी वजह से उन्होंने इसको बंद किया हुआ है। और ये जो आप अच्छा, इसमें जी ये सॉरी, इसमें देखो ना, ये बड़ा अहम एक नुक्ता ये है कि हमारे अभी पिछले दौर और उससे पिछले दौर में भी देखें आप, इसी किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही थी। अगर आप स्टैटिस्टिक देखें ना इस वक्त पाकिस्तान में कि इसके ऊपर इजाज़तदारी किसकी है, असल इशू जो है वो दूसरा जो आपने पॉलिटिकल बात की ना, कि अगर आप इसको देखें पाकिस्तान में बड़े 5-7 जो फॉलोइंग रखने वाले हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इजारादारी जो है कि वो इमरान खान की है, जो 20.6 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं, फॉलोड बाय मरीम नवाज 8.6 है, गालबन 8.1 है, शहबाज शरीफ साहब 6.7 और ISPR 6.1। तो इन तीनों के मिला के इमरान खान के बराबर होते हैं। वो जो एक नैरेटिव बिल्डिंग पाकिस्तान के अंदर किसी और के हाथ में थी, जब हमने फातिमा जिन्ना के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जब हमने बेनज़ीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जब हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ, जब हमने नवाज शरीफ के खिलाफ, जब हमने बाकी सियासी मुखालफिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, तो वो नैरेटिव किसी और के हाथ में था। अब उसके हाथ से निकल के दूसरे एंड पे आ गया, तो पहले एंड वाले को अब जो है ना थोड़ा मसला हो रहा है, जिसपे पाबंदियां लगा रहे हैं। मेरा ख्याल असल चीज ये है, हमें इसको समझने की जरूरत है। सही, ऊपर मैं आपकी तरफ आऊंगी। आपने फैसल शकील साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा जी ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, इसको मुनाफिकत जो है वो खत्म करनी चाहिए। इनको ये चाहिए था कि 17 फरवरी इनको, अगर ये इतना हर्ट कर रहा था एक्स, तो 17 फरवरी से लेकर आज तक इनकी तरफ से कोई ट्वीट ना आती, वज़ीर आज़म ट्वीट ना करता, सदर ना करता, FIA पुलिस ना करती, वज़ीर आला पंजाब ना कर, मतलब कोई भी ना करता। तो ये अजीब बात है, आप जो है वो पब्लिक को एक्सेस खत्म कर रहे हैं और खुद VPN लगा के और पता नहीं किस तरह से आप जो है वो कर रहे हैं। ये अजीब मतलब मजाक बनाया हुआ है, मतलब दोनों तरफ खेल रहे हैं। आपको मसला है तो उसको बंद कर दें, बंद किया तो फिर सही हुकूमती इदारों की तरफ से भी ट्वीट्स फिर सामने नहीं आती। उमर, आपने अपना नैरेटिव
अपना बयानिया भी, नैरेटिव भी, बात भी, अपना जो प्रेस रिलीज भी है वो भी इसी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है ही इतना जबरदस्त। ये जो बात फैसल शकील साहब ने की, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। ये जो कहते हैं ना कि गालम गलोच, ये वो ये होते ही रहती हैं चीजें। ये मेरा ख्याल है अब जिस दौर में, आप डिजिटल दौर में है ना, अगर आप इसको काउंटिंग शुरू कर देना इन चीजों की, तो मैं भी ट्विटर इस्तेमाल करता हूं, पिछले 5 साल से इस्तेमाल करूं। लोग गालियां भी निकालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, करते रहे, और वो ठीक खुद भी हो जाते हैं, बाद औक़ात खुद आ जाते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते बाद माजरत चाहते हैं। तो मतलब चीजें मेरे ख्याल में खुद ठीक हो जाती हैं। डिजिटल दौर में हम उस दौर में हमने जीना सीखना है। हम जो है 2000 में नहीं है, हम 1990 में भी नहीं है, 2010 सही। साकिब साहब दोबारा भी आपकी 2024 तरफ आते हैं अभी इसी टॉपिक को लेकर। उमर, आपकी तरफ आऊंगी। आपने सैयद फैसल शकील साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जब गालम गलोच होती है, प्रोपेगेंडा होता है, तो सियासतदान तंग पड़ते हैं, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि एक्स की बंदिश खुफिया इदारों के कहने पर हुई। इस पॉइंट पर क्या कहेंगे आप? खालिद मिर्जा, उमर के आई थिंक सिग्नल डाउन है। आप इस आंसर कर सकते हैं इसका कि खुफिया इदारों के कहने पे हुई। आप क्या समझते हैं, इस तरह मामलात में दखल अंदाजी हो सकती है इदारों की जानिब से? देखिए, मैंने तो पहले ये कहा ना कि बेसिकली जो है नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर इजाज़तदारी की लड़ाई है। वो जिसकी इजाज़तदारी थी उसके हाथ से निकल गया मामला, अब मामला चला गया सियासी जमात के पास, वो उनको हजम नहीं हो रहा, तो इसलिए ये पाबंदियां लग रही हैं। वरना अभी चंद माह पहले देखें आप, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, इसी डिजिटल मीडिया के ऊपर कहा गया, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कहा गया, बल्कि हुकूमत ने शारा दस्तूर पे खड़े होकर सुबह से शाम तक जो नाम ले के जजेस की तारीफ और तौसीफ फरमाई, मैं तो वो दोहरा नहीं सकता, मुझे अब दोबारा जेल में जाना पड़ जाएगा वो दोबारा दोहराया तो। वो उस वक्त चीफ जस्टिस ने नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उससे पहले आप पीछे चले जाएं, जस्टिस साकिब निसार के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, जस्टिस खोसा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। मेरा ख्याल है हुकूमतों को थोड़ा सा दिल बड़ा करना चाहिए। अगर आपका नैरेटिव आपके हाथ से निकल गया तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश कीजिए, आप दोबारा अपने इस्लाह कीजिए। देखिए, मुझ पे तनकीद होगी या मेरी बात नहीं सुनी जा रही होगी तो मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे अपने कंडक्ट के अंदर कहाँ खराबी पैदा हो गई है कि लोग मेरी बात पे एतबार नहीं कर रहे। मुझे अपना कंडक्ट ठीक करना है, रेदर देन कि मैं कहूँ जी बाकी सबको बंद कर दो, हाथ बांध दो, मुंह बांध दो, इसको हवालात के पीछे बंद कर दो, इनको बोलने ना दो। उससे नफरत जन्म लेती है। आप जितना किसी को, साकिब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लोग 2 दिन 5 दिन 10 दिन गालम गलोच करते हैं, आप उनको रिस्पॉन्ड ना करें, वो खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे, माजरत भी कर लेते हैं। लेकिन यकसर इसको बंद करना ये हल नहीं है। जहां तक जेन्युइन कंसर्न है, आप उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ ना कुछ आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाकर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बना सकते हैं जहां आप एक तरफ तरबियत भी करें। नेशनल एक्शन प्लान के अंदर क्या था, आपने 70% तो अमल ही नहीं किया उसके ऊपर। अगर अमल करते तो ज़बान बयान भी ठीक होती है। हमारा टॉपिक जो है वो गालिम गलोच ऐड करना चाह रहा हूं। देखिए, हम बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं चीजों को। मैंने जो आर्गुमेंट किया, मेरे दोस्त उसके ऊपर मुझे ये कह रहे हैं कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसकी बंदिश को। मैं उसकी बंदिश को जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं हुक्मरानों के लिए जो दर्द सर बना हुआ है, ये मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं जो इखलाक से की बातें उसके ऊपर होती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप बेशक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। गालम गलोच की जस्टिफिकेशन किसके पास है? यहाँ पे नहीं होती। आप नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। अच्छा, अब मेरा आर्गुमेंट ये नहीं है कि आपने बंदिश की है तो आपने बहुत अच्छी की है। मैंने आपको उन इदारों की दर्द सर के बारे में बताया है, मैंने आपको हुकूमत की दर्द सर के बारे में बताया है, सियासतदानों के मैंने आपको अलमिये के बारे में बताया है जिसकी वजह से बंदिश हुई हुई है। अच्छा, अब मेरे दोस्त कह रहे हैं कि जी आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसके ऊपर होता क्या है और उनकी दर्द सर क्या है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की जब आप बात करते हैं तो आप मुहज्जब तरीके से भी अपनी बात कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। मैं तो किसी गालम गलोच के अहल नहीं हो सकता कि मैं सुनता रहूं 10-12 दिन जो है वो गालियां देता रहे मुझे और मैं कहूं मैं चुप करके बैठा रहूं कि ये चला जाएगा खुद से। तो मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती है इसके ऊपर इस तरह। ये नहीं होनी चाहिए। कोई आप देखिए क्या वक्त आ गया पाकिस्तान के अंदर कि यहाँ के हुक्मरान ट्विटर के ऊपर गालियों से परेशान हो जाते हैं, हालांकि उसी एप्लीकेशन के ऊपर एक बटन दिया हुआ है म्यूट का। आप ब्लॉक भी ना करें, आप म्यूट कर दें। हम सहाफियों को शायद डेली गालियां सियासतदानों से भी ज्यादा पड़ती हैं, बिकॉज हमें मल्टीपल ट्वीट्स करनी पड़ती हैं। सियासतदानों ने तो बड़ा इवेंट हो गया, उसके ऊपर आके ट्वीट करना है, हमने मल्टीपल ट्वीट्स डेली करनी होती हैं। हजारों लोग हैं जो म्यूट किए हुए या ब्लॉक ने बीच में आके,
बहुत ज्यादा कोई लिमिटेशंस क्रॉस करता है, आप चुप करके उसको म्यूट कर दें, अपना काम जारी रखें। और रही बात, लेकिन राइट साकिब, फैसल शकील की वजह से टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया, हम गालम गलोच और प्रोपेगेंडा की तरफ चले गए। हालांकि रिपोर्ट में ये कहा गया कि सिक्योरिटी इश्यूज की बिना पर जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया। यहाँ से मुझे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि चले कोई भी इदारा हो वो रेकमेंड कर सकता है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है जी हमें ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप प्लीज इस मैटर को देख लीजिए। तो क्या हुकूमत को कोई भी रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट वहां से आएगी तो हुकूमत ने मिनोवान उसके ऊपर अमल करना है? क्या हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर बाकी स्टेक होल्डर्स को नहीं देखना? क्या यहाँ पर एक आम पाकिस्तानी जो है उसके कोई राइट्स नहीं है कि सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपको पुटअप की गई और आपने कह दिया जी हमें रिक्वेस्ट आ गई, हम बंद कर रहे हैं इसके ऊपर आकर? और अगर आप बंद कर रहे हैं उस एक रिक्वेस्ट के ऊपर, तो मैंने तो देखा है कि वजीर आज़म पाकिस्तान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस भी इस्तेमाल कर रही है, बाकी सारे मिनिस्टर्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डिप्लोमेट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, सारे डिप्लोमेट्स ईद मुबारक हम सबको पाकिस्तानियों को एक्स के ऊपर ही कह रहे थे, ट्विटर के ऊपर ही कह रहे थे। या तो टोटली बंद कीजिए। और सेकेंडली रही बात कि हम थोड़ा सा डेविएट फिर करना पड़ेगा मुझे कि अगर आप बात करते हैं ना ऑडियंस क्या है या कौन लोग हैं जो इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा बारीक सा फर्क है, इसको प्लीज समझिएगा। कहीं ज्यादा ऑडियंस या कहीं ज्यादा यूजर पाकिस्तान के अंदर फेसबुक और यूट्यूब का है एज कंपेयर टू एक्स। एक्स के ऊपर लोग वो हैं कि जो लॉजिकल सवाल पूछते हैं, लोग वो हैं जिन्होंने इस मुल्क की पॉलिसीज बनानी है, और अगर जो पॉलिसी मेकर हैं उनसे सवाल लॉजिकल करना है, उनको काउंटर करना है। जब वो काउंटर लॉजिक से करते हैं तो वो चुपते हैं, और यही काउंटर लॉजिकली यूट्यूब के और फेसबुक के ऊपर कम आता है। सही साकिब, ब्रेक का एक कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आके इसको भी डिस्कस करेंगे, और बानी पीटीआई से आर्मी चीफ पर संगीन इल्जामात भी लगाए गए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक्स की बंदिश के हवाले से अपने पैनलिस्ट से बात करते हैं। उमर, आपकी तरफ आऊंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से बताएगा कि अब वाकई सिक्योरिटी रीजन है एक्स की बंदिश? मुझे नहीं अंदाजा था कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इतनी कमजोर है कि वो ट्विटर के उस एक ट्वीट से या एक्स के एक ट्वीट से डर जाता है। अगर ऐसा मामला जिस तरह सब लोग बाकी बात कर रहे थे, तो फिर कौन वजीर आजम का ट्विटर हैंडल चला रहा है, कौन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का चला रहा है या बाकी इदारों का चला रहा है? अगर ये लॉजिक मान ली जाए जी उसके ऊपर इतना गलत होता है या नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होता है, तो इसलिए हम बंद कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ मिसालें रखना चाहता हूँ। रेकोडी का फैसला दिया गया, क्या उससे मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचा कि नहीं पहुंचा? फिर आपको अदालतों में जाना पड़ा। स्टील मिल के हवाले से अदालत ने फैसला किया, तो क्या अदालतों को ताले लगा दें या अदालतों के सिस्टम को बेहतर करना? इसी तरह से चले अदालती निजाम बेहतर होगा। अस्पतालों में जाते हैं, अगर कुछ डॉक्टर्स दरमियान में से गलत ऑपरेशन कर देते हूँ, गलत मेडिसिन दे देते हूँ या इंजेक्शन का रिएक्शन आ जाता हो, तो हॉस्पिटल्स का बंद कर देंगे। ये क्या लॉजिक है कि जनाब फलां की आप पिन पॉइंट करें आपकी नाकामी, आप कहते हैं जी वो एक्स वालों का पाकिस्तान के अंदर दफ्तर नहीं है, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं है। आप ये हरकतें जारी रखेंगे, जिनके दफातर हैं वो भी बंद कर देंगे। वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, और आपने क्या हाल कर दिया? आपने माजी में भी यूट्यूब को बंद किया था, आज तक उसके असरात से हम निकल नहीं पाए। बताए ना नेशनल सिक्योरिटी से क्या खतरा है? मैं आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि क्या सियासी जमातों के जो ब्रिगेड है, जो ट्रोलिंग ब्रिगेड है, जो भी करते हैं वो किसी की सियासी जमात से वो बंद हो गए? नहीं बंद हुए। अब मैं आपको बताता हूँ वो नेशनल सिक्योरिटी से खतरा क्या। वो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा ये है कि बहावल नगर का वाकया, पाकिस्तान का मीडिया तो वेट करता रहता है, 48-72 घंटे लग जाते हैं आपको ऑफिशियल रिएक्शन क्या आता चलाने पे। वो पाकिस्तान का ट्विटर, पाकिस्तान का सोशल मीडिया लेके आ जाता है। तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा ये है। और उसके बाद मुल्क का साबिक वजीर आजम जेल में बैठ के गुफ्तगू करता है, आप नाम नहीं चला सकते और आप तस्वीर नहीं दिखा सकते, तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो जाता है। क्योंकि एक्स के ऊपर रिपोर्टर भी साकिब बशीर साहब हैं, बाकी हमारे जितने दोस्त इस्लामाबाद में कवर करते हैं, हम उनको देखते हैं क्या गुफ्तगू हुई, क्या प्रोसीडिंग्स हुई। तो अब आप नहीं बताएंगे क्या जेल में क्या हुआ? तो नेशनल सिक्योरिटी को खतरा यही है। ये वही नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है जो बेनजीर भुट्टो से था, ये वही नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है जो नवाज शरीफ से था, ये वही नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है जो जुल्फिकार अली भुट्टो से था। प्रॉब्लम ये है कि हमने मसाइल के हल की तरफ नहीं जाना, हमने नॉर्मल मुल्क नहीं बनना, हमने नॉर्मल हरकतें नहीं करनी। आप हजार मसले बताएंगे, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। आप देखिए ना, आप अगर बाकी लोगों को, ये हमारे सीनियर खालिद जमील साहब जो हैं वो गिरफ्तार हुए, असद तूर गिरफ्तार हुए, बाकी लोग गिरफ्तार हुए, या बहुत सारे लोग जो हैं वो चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कहाँ पे होता है। तो भाई कुछ चीज कानून साजी कर लो। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, मुल्क के साबिक वजीर आजम को तो जेल में डाला जा सकता है, जर्नलिस्ट को डाला जा सकता है। और फिर एक और बात है, देखिए रही बात कि जनाब वो जिस तरह आज जो सुप्रीम उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया जी देखिए ये मुतासरा फरीक नहीं है जो रिपोर्ट जमा कराएगी। बिल्कुल, पाकिस्तान की कौम मुतासरा फरीक नहीं है। दुनिया के अंदर जो इंटरनेट है, इंटरनेट की फराहमी और मुख्तलिफ जो एप्स हैं, या मिसाल के तौर पे कोई भी जो एक्सप्रेशन का मीडियम है,
वो अब इंसानी बुनियादी हुकूक में तस्वुर होता है। लेकिन पाकिस्तान में तो ये मजाज ही नहीं है। पाकिस्तान में तो मर्जी की जमात को मर्जी सही पॉइंट आ गया आपका उमर। तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के मसाइल और नाजुक मोड़ और नाजुक दौर कब खत्म होगा, मुझे नहीं इस चीज का अंदाजा। सही। खालिद जमील साहब, आज की बालवल से बात करें तो बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ पर संगीन इल्जाम लगाए और उनका कहना है कि उनकी अहलिया यानी बुशरा बीबी को सजा दिलवाने में आर्मी चीफ का अहम रोल है। क्या समझते हैं कि इंतहाई संगीन इल्जाम है, साबित कर पाएंगे बानी पीटीआई या इल्जाम तराशियां ही हैं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर इल्ज़ाम लगाना फिर उसको साबित करना तो बेशुमार आपको सियासी हम अनगिनत वाक़यात गिनवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो ठीक है कि अगर आप एक कस्टडी के अंदर या हवालाती है या कैदी है और वो कह रहा है कि मेरे लिए फ़लाँ मसला है और डॉक्टर उसको कह रहे हैं कि फ़लाँ मेडिकल टेस्ट होने चाहिए, वो टेस्ट होने चाहिए। ये नहीं कहा जा सकता कि अच्छा कि कैदी ए जो है उसका तो ठीक है, कैदी बी के लिए हकूक़ कुछ और है, कैदी सी के लिए हकूक़ कुछ और है। तो आप उनको बेसिक फैसिलिटीज़ ज़रूर दें, उनके टेस्ट करवाएं। अगर उनके वो चीज़ें मसाइल नहीं हैं जो बयान कर रहे हैं, फिर आप उनको नोटिस कर दें कि जनाब आपने ये नाम लिया, आपने ये इल्ज़ाम लगाए, आप इनको साबित करें। साबित नहीं कर सकते तो आप फिर जो लॉ ऑफ टॉर्ट है पाकिस्तान में, अगर इतना वो मजबूत नहीं है ना, यहाँ पे कई कई साल लग जाते हैं उन सारे मामलात को चलाने में, तो वो जब आप रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो मेरा ख्याल है इस किस्म की चीज़ें कम होती हुई दिखाई देंगी। दूसरा इसमें जो है कि इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं कि आप ये देखें पिछले 1-1.5 साल से हमारी हुकूमत भी, हमारे इदारे भी, हमारी जमातें भी जिस किस्म के बयानात जारी कर रहे हैं, अपनी अपनी डोमेन से सारे बाहर निकल कर बयानात जारी कर रहे हैं। जिनका काम जो है कि वो सरहदों पर हिफाजत करना होता है, जिनका काम जो है नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है, वो सियासी बयानात दे रहे होते हैं। जिनका काम सियासत करना होता है वो जो है कि वो किसी और मामले के ऊपर बयान देने होते हैं। जिनका काम इंसाफ करना होता है वो किसी और मामले के ऊपर जो है कि रिमार्क्स दे रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी अपनी डोमेन रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे तो साकिब बशीर साहब, आज समाअत के दौरान इंटरेस्टिंग एक चीज हुई, इमरान खान कुर्सी पर चढ़ गए। क्या वजूहात थी? आप तो मौजूद थे वहां पे। एक तो वहां पे आज जो है वो नए एसओपीज आए हैं, मीडिया के लिए नई जो है हदायतनामा आया है। जैसे हम वहां पे पहुंचे हैं तो पहले तो बताया गया कि आप यहाँ पे अदालती प्रोसीडिंग कवर करने आते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक नहीं। तो ये सीधा सीधा पैगाम था कि आप जो है वो मीडिया के सवालात वगैरह नहीं करेंगे। आगे अंदर पहुंचे तो अंदर तो मंजर ही बदल चुका था और काफी दूर जो है वो अब तो कर दिया गया है। बल्कि मैं ये कह रहा था कि ना जज साहब, ना प्रोसिक्यूशन, ना जो है वो इनके खान साहब के जो वकला थे, इनमें से किसी बंदे ने जितनी भी प्रोसीडिंग हुई है 2.5 घंटे, एक लफ्ज हमें समझ नहीं आया। इतने हम दूर थे, तकरीबन कोई 60-70 फीट के जब फासले पर थे। फिर जब दूसरी बात आई, अंदर जो है वो एक हदायतनामा लगा हुआ था, एसओपीज बाकायदा तौर पर, उसमें बाकी भी लिखा हुआ था कि आप कोई आलात नहीं ला सकते, कोई मोबाइल, कोई इस किस्म की चीज। लेकिन साथ ये भी था कि आप में से अगर कोई सवाल करेगा तो फिर आपको एक तो वहां से निकाल दिया जाएगा, फिर आइंदा से आपको एंट्री भी नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ा एक मामला, बड़ा अजीब सी जो है वो सिचुएशन बन चुकी है। साकिब, ये जो नोटिस था एसओपी का, साकिब ये जो नोटिस था एसओपी का, ये जेल इंतजामिया की तरफ से था या अदालत की तरफ से था? जेल इंतजामिया की तरफ से था। और अदालत के हवाले से भी मैं बात करूंगा कि अदालत के सामने भी ये मामला उठाया उनके वकला ने, जो इमरान खान साहब के वकला थे, उन्होंने बात की कि ये मामला है और साफी पीछे बैठे हुए, उनको कोई बात समझ नहीं आ रही। तो जज साहब ने कहा मैं रिपोर्ट मंगवा लेता हूं। मेरा ख्याल है बेहतर होता कि वो हम में से किसी को बुला के पूछ लेते कि क्या पोजीशन है। फिर जो बात की कि उन्होंने किस तरह टॉक की, वो भी बड़ा एक अजीब सा, मतलब एक लतीफा ही बना है कि तकरीबन 10-10 फुट के उन्होंने वो बनाए हुए थे, एक वाल सी लकड़ की चारों तरफ हमारे, और एक तीन अतराफ में। एक तरफ जो फ्रंट साइड थी उसमें हाफ जो है वो लकड़ की थी, ऊपर जो है वो ग्लास था। इसी तरह मतलब 40 फीट तकरीबन दूर जो है वो खान साहब थे, वो भी इसी तरह ही थे। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह की सिचुएशन होगी। फिर उन्होंने उस पे चढ़ के, जो कुर्सी है उस पे चढ़ के ऊपर से बात करने की कोशिश की, तो फिर भी वो जो है वो वाल जो है उसको बीट नहीं कर सके। तो फिर उन्होंने थोड़ा पीछे हट के क्यों किया जा रहा है जेल वालों की जानिब से कि सहाफियों के लिए हर दूसरे दिन अलग जो है वो दीवार बना दी जाती है जेल के अंदर? जी 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 जो तो वो उन्होंने बड़ी लाउड बोलना शुरू किया। फिर वो बोलते रहे मुख्तलिफ जगहों पे, उनसे कोई सवाल जो है नहीं हो सका। लेकिन सबसे जो पॉइंट है, बड़ा पॉइंट जो मैं समझता हूँ कि जो ओपन कोर्ट्स हैं, ओपन कोर्ट्स में अदालती कवरेज हम एज ए प्रोफेशनल जाते हैं, ना हम पीटीआई के वर्कर हैं, ना कोई नैब की जानिब से हम जाते हैं, ना किसी और के जो है वो वर्कर हैं। हम
प्रोफेशनल साफी के तौर पर जाते हैं, वहां जो राइट है हमारा वो मिलना चाहिए। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जज साहब को या उनको कहा जाए, रिक्वेस्ट की जाए, और करेंगे भी कि कम से कम जो ओपन कोर्ट का तस्वर है उसको तो पूरा करें ना। हम तकरीबन वहां पे 12:15 बजे एंटर हुए और 3 बजे निकले और एक लफ्ज हमें समझ नहीं आया। वो जो टॉक वाला मामला है वो भी उन्होंने लाउड बात की तब समझ आई है। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन वहां पे आई। फैसल शकील साहब, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर तो इदारों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करेगा सख्त एक्शन लिया जाएगा, एलामिया ये कहा गया एलामिया में। दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने आज इल्जामात लगा दिए आर्मी चीफ के ऊपर। क्या समझते हैं, नई मुहाजराई सियासी मैदान में नजर आ रही है अब? जी देखिए, ये एक पैटर्न है, इमरान खान साहब का तरीकाकार है, और काफी सारी इमरान खान साहब की मुश्किलात जो हैं वो इस वजह से यहाँ से फ्लो भी करती हैं। और इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं ऐसी बातें करने के हवाले से। जो सजा के हवाले से बातचीत की है इमरान खान साहब ने कि इस तरह मेरे साथ हुआ, उस तरह मेरे साथ हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ। मैं सवाल यहाँ पे ये उठाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का क्या जो जस्टिस सिस्टम है, अभी साकिब बता रहे थे कि अदालत का जो हाल हुआ है, अगर जस्टिस शुड बी सीन टू बी डन, वो तो आपको करना ही करना है। तो जो पाकिस्तान का अपना जुडिशल सिस्टम है, क्या वो इतना ही वो कहते हैं ना जी कि मोम की नाक की तरह बना हुआ है कि जिसका दिल चाहेगा वो इधर मरोड़ लेगा, जिसका दिल चाहेगा वो इधर मरोड़ लेगा। पहले नवाज शरीफ साहब के केसेस गलत थे, आज नवाज शरीफ सही थे, आज गलत हो गए, आज इमरान खान के सही हैं, कल इमरान खान के गलत होने चाहिए। मेरा ख्याल है कि जुडिशरी को अपना आप यहाँ पे जरूर असर्ट करना चाहिए। जो फंडामेंटल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं अदल के, इंसाफ देने के, उनके ऊपर जरूर पूरा उतरना चाहिए। अदरवाइज ये सवालिया निशान इसी तरह लगते रहेंगे। सही। और ये सवालिया अच्छा राय साहब, सही, इमरान खान की जिन्होंने जमानत दी, जिन जजेस ने, नून लीग हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने उनके खिलाफ रेफरेंस करने का फैसला किया है, इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे आप? मलिक एजाज आसिफ साहब, जी बिल्कुल उनके खिलाफ रेफरेंस आया है, लेकिन रेफरेंस के बाद जो डिटेल्ड फैसला भी आया जिसमें 30 अप्रैल तक उन्होंने समाअत 30 अप्रैल को यहीं से कंटिन्यू होगी आगे और दलाइल मांग लिए हैं जज साहब ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो इल्जामात उन पर लगाए गए हैं प्रोसिक्यूटर की जानिब से, प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से, और फिर उसके बाद जो जज साहब का आया है रिटन डिसीजन जो आया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें आके ये एक मेरे नजदीक तो जज साहब का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखकर लाएं तो इन्होंने शेख रशीद साहब को जमानतें दी हुई हैं, सदाकत अब्बाई साहब को दी हुई हैं, फिर इमरान खान साहब जेल के अंदर थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, तो एक ही दिन के अंदर पिंडी डिवीजन की 12 डिफरेंट FIRs में से जमानतें मिली थी इन्हीं जज साहब से, इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। इनके ऊपर गुस्सा जस्टिफाइड भी है कि जो लाहौर के अंदर यही जो इंसदाद दहशतगर्दी की FIR जो वहां पर लगी हुई थी अदालत के अंदर, वो कितना टाइम प्रोलॉन्ग हुई है। आम वर्कर्स की वो जो FIRs थी वो 6-6 महीने 8-8 महीने प्रोलॉन्ग होती रही है। जज साहब जाते हैं 2 समातों के अंदर, वो कहते हैं जी कि आपके पास शवाहिद है, शवाहिद नहीं है तो उसके बाद मैं जमानत दे रहा हूँ। तो जज साहब के ऊपर गुस्सा बनता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 6 जजों की तरह ये कहीं पर एक साइड के ऊपर किसी तरह नहीं बैठने वाले, कि 6 जजों की तरह अड़ेंगे, खड़े हो जाएंगे। और यही वजह है कि 30 अप्रैल को उन्होंने दलाइल मांग लिए प्रोसिक्यूशन से कि जनाब आए, मैं किसी प्रेशर में नहीं आ रहा, यहीं से मामलात आगे चलेंगे। सो ही इज अ बोल्ड जज। उनके फैसले बोलते हैं इस तरह के जजों के ऊपर कमेंट नहीं, फैसलों के ऊपर कमेंट किए जाने चाहिए। तो जज साहब के जो फैसले हैं वो बहुत बोल्ड हैं, हमने माजी में देखे हैं वो सारे। सही। अच्छा उमर, आप लाहौर में हैं, नवाज शरीफ आजकल विफाक से खिंचे दिखाई देते हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या खबरें आपके पास, क्या चल रहा है शरीफ खानदान के अंदर? बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और आज हमने डिटेल में वो शेयर भी की। और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि मियां साहब नाराज हैं, खासे नाराज हैं, किसी और से नाराज नहीं, अपनी हुकूमत से नाराज है। लेकिन वो सिर्फ राजी हैं तो पंजाब हुकूमत राजी है, जहां पे उनकी बेटी की हुकूमत है। और उन्होंने गुज़श्ता रोज हमने देखा कि लाहौर के अंदर एक तंदूर के ऊपर गए, रोटी का मुआयना किया, नोटिफिकेशन चेक किया, लेकिन मरी में भी इजलास शेयर किया, लेकिन इस्लामाबाद नहीं वो बैठ रहे। अब मैं आपको बता देता हूं अगले चंद रोज के अंदर वो एक्टिव होंगे, जिसमें एक तो पार्टी की सदारत को संभालने जा रहे हैं मुमकिन तौर पे, जिसपे सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने इशारा भी दे दिया है। और अगले चंद रोज के अंदर वो मॉडल टाउन के अंदर बैठेंगे। सिर्फ वही एक्टिव नहीं हो रहे, बल्कि हमजा शहबाज भी लाहौर में एक्टिव है, वो भी जरा हल्के में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि तवक्को ये थी कि उनको चूंकि विफाक में ले जाया गया है तो वो पंजाब में मामलात में नहीं पड़ेंगे, लेकिन वो भी एक्टिव है। सूरत हाल ये है कि मियां नवाज शरीफ अमली तौर पे जो विफाकी हुकूमत है उससे ला ताल्लुक दिखाई देते हैं, वैसे ही
जैसे हमने सुना था कि पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत नवाज शरीफ की मर्जी से नहीं बनी, वैसे ही लाताल्लुक है। जैसे हमें पता चलता था कि जनाब वो लंदन में इजलास हुआ है कीमतें बढ़ाने के हवाले से, तो मियां साहब ना उठ के चले गए हैं। तो मियां साहब विफाकी हुकूमत से उठ के चले गए हैं और पंजाब हुकूमत में आके उठ के बैठ गए हैं, वहां पे वो चेयर कर रहे हैं। उसकी वजूहात ये है कि वो कोई शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो पिछले 16 महीने में हुआ, उनका ख्याल ये है कि सारा जो सियासी बोझ है वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर गिरेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ना वजारतें ले रही है। और उनका तो ये भी कहना है, जो नून लीग के जराए कहते हैं कि जनाब मियां साहब तो गवर्नमेंट बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये शहबाज शरीफ साहब ने उनको कायल किया। अगले चंद रोज के अंदर आप देखेंगे जावेद लतीफ साहब और जो दीगर लोग हैं उनके बयानात में थोड़ी शिद्दत आ जाएगी। जैसा कि आज अता तारड़ कह रहे थे, वो जावेद लतीफ के बयानात को जरा ज्यादा सीरियस नहीं लेते, तो वो जो कैंप है जो मियां नवाज शरीफ साहब के करीब है, क्योंकि जावेद लतीफ साहब जो है वो जब बोलते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो कहीं और से बोल रहे हैं। आपको याद होगा 16 महीने की हुकूमत में वो वजीर सही उमर, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इसी को डिस्कस करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी सदार संभालने उनके तरफ से तैयारियां शुरू की गई हैं। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ की पार्टी सदार संभालने की तैयारियां भी हो रही हैं। खालिद जमील साहब, पार्टी पॉलिसी भी तब्दील करेंगे मियां साहब, या सिर्फ सदारत लेने के भी चक्कर में? देखिए, ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के माबैन जो है वो सियासी और फिक्री जो है वो इख्तलाफ राय है, और वो इख्तलाफ राय वही है जो इससे पहले आप जो बात कर रहे थे ना जी, कि इमरान खान तनकीद कर रहे हैं नाम लेके इस्टेब्लिशमेंट की। सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि नवाज शरीफ भी यही मौक़िफ़ उनका रहा है कि सियासत के अंदर मुदाखलत कहाँ कहाँ से होती है। यही मौक़िफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का इस वक्त है, यही मौक़िफ़ जस्टिस शौकत सिद्दीकी का आज से 5 साल पहले था, और यही मौक़िफ़ हर सियासी जमात का जो पॉपुलैरिटी हासिल करती है अवाम के अंदर, उसको हर दौर के अंदर रहा है कि मुदाखलत कहीं और से होती है, इसलिए उसको रोका जाए। ये जो नैरेटिव था वो इस सारी सूरत हाल के अंदर, अब जब ये हुकूमत बनी, और हुकूमत अभी थोड़ी देर पहले भी हम सारी जो खींचा तानी जो रगड़ा हुकूमत को दे रहे थे, तो हमें ये देखना होगा हुकूमतें 2 होती हैं पाकिस्तान में। एक हुकूमत वो होती है जो नज़र आ रही होती है, जिसको हम आप सब मिलकर तनकीद का निशाना बनाते हैं। एक हुकूमत वो होती है जो नज़र नहीं आती, और असल में हुकूमत वो होती है जो इक़्तिदार कर रही होती है, उसको तनकीद का निशाना कम बनाया जाता है क्योंकि वो नज़र नहीं आती। तो नवाज शरीफ साहब जो है वो ये कहते हैं कि हुकूमत अगर हमारी है तो फिर इक़्तिदार भी हमारा होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं, हुकूमत मिल जाए, इक़्तिदार ना भी मिले तो कोई बात नहीं, इक़्तिदार वो करते रहें जिनका वो समझते हैं कि ठीक है ज़्यादा हक बनता है। तो ये वो बुनियादी इख्तलाफ है जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो है इस्लामाबाद से दूर लाहौर के अंदर डेरे डाले हुए हैं, लेकिन वो अब कोशिश करेंगे कि अपना इस नैरेटिव को दोबारा जो है वो बिल्ड करें और वापस वो वोट को इज्जत दो या उस तरफ आए। लेकिन लगता है कि थोड़ी सी देर हो गई है नवाज शरीफ साहब को, लेकिन अब देखें कितनी मौसर कैंपेन शुरू कर सकते हैं। साहब, अगर नवाज शरीफ वाकई नाराज हैं शहबाज शरीफ से, तो क्या समझते हैं कितनी मुश्किलात बन सकती हैं शहबाज हुकूमत के लिए? नवाज शरीफ साहब क्या पहले चाहते थे कि वो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने और 1.5 साल जो है वो हुकूमत करते रहे? शहबाज शरीफ साहब जाते थे, उनके घुटनों को हाथ लगाते थे, उनसे गले मिलते थे, बगलगीर होते थे, उनसे मशवरे लेते थे और वापस आते थे। पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब खुद बैठ के वहां पे डिसीजंस करते हैं और ब्यूरोक्रेसी को जो है वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। देखिए, ये जो मूव है, नवाज शरीफ साहब तकरीबन 4-5 साल आगे की सियासत देख रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को मालूम है कि हुकूमत बहुत मुश्किल काम है इस वक्त, बहुत सख्तियां आएंगी पॉलिसीज बनाने में भी और आवाम को रिलीफ देने में भी। तो क्या किया जाए? ये जाए कि ये दिखाया जाए कि एक तरफ जो पार्टी है वो बहुत इस्टेब्लिशमेंट से जो है टकराव की पॉलिसी रखना चाहती है, बहुत सख्त नाराज हैं और वो चाहते हैं कि बिल्कुल किसी ना किसी किस्म का वहां से उनको इख्तलाफ हो। जाती ग्रीवांसेस हैं उनकी, इलेक्शन में जो उनके साथ हुआ है और जो उनके एक अब चैलेंज भी कर दिया यास्मीन राशिद साहिबा ने, रिजल्ट जो है वो सारा कुछ हमारे सामने है। लेकिन पार्टी के लेवल पे अगर हम ये कहें कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब शीन में से सीन निकल आएगी, सीन में से शीन निकल आएगा, ये नहीं होगा। हमने पहले भी देख रखा है ये। अगर आप ये कहें कि मुस्लिम लीग नून और इमरान खान साहब की जो पीटीआई है वो शीरो शक्कर हो जाएगी, ये नहीं होगा। पंजाब के अंदर घुमसान का रन पड़ा है। इलेक्शन के अंदर पंजाब जो था मेन कॉन्टेस्ट था और वहीं पे ऊपर से फैसले होते हैं। दोनों पार्टियां जो हैं उनका ब्रीडिंग ग्राउंड जो है, वोट्स जो है, वोट बैंक जो है वहां पे मौजूद है। तो आप ये समझते हैं कि दोनों की पॉलिसीज जो हैं वो कहीं पे एक हो जाएंगी? मैं नहीं जानता, टेम्परेरीली कोई मामूली तौर पर
मोमेंटेरली कुछ हो जाए, लेकिन मुझे ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात और सारा लार्जर स्ट्रेटजी का हिस्सा नजर आते हैं नवाज शरीफ साहब की। अच्छा, राय साकिब, जावेद लतीफ भी हैं, राना सनाउल्लाह है, सीनियर लीडरशिप है जो कि तनकीद कर रही है शहबाज हुकूमत के ऊपर। आप क्या समझते हैं कितनी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं सीनियर लीडरशिप के इन बयानात से? यानी जावेद लतीफ साहब तो चाहते हैं कोई मुसीबत उनके लिए खड़ी हो, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं होनी। कल के एक टेलीविजन के शो में उन्होंने एक इल्जाम लगाया लाहौर के एक अफसर के ऊपर। उन्होंने कहा जी मॉल रोड के ऊपर एक दफ्तर है, उन्होंने 90 करोड़ रुपया लेकर शेखुपुरा की 5 सीटें हमें हरवा दी। तो मैं कुछ चीजों का सहवी हूं, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले भी थी, उसमें रत्ती भर 1% भी उस इल्जाम के अंदर सदाकत नहीं है, 1% भी। और मैं आपको बड़ा क्रेडिबली बता रहा हूं, इस इल्जाम से पहले भी कई इल्जाम लगा चुके हैं जावेद लतीफ साहब। हाँ, एक चीज जरूर है, एक चीज के ऊपर सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि जावेद लतीफ साहब इंटरवेंशन चाहते थे कि जो 5 सीटें हैं शेखुपुरा की, यहां पर कोई आकर भाई मदद कर दे, तो इनको मदद नहीं मिली और वो शोर है। और एट द सेम टाइम एक और इसके अंदर एंगल है जो हमें देखना चाहिए कि तनकीद कौन कौन कर रहा है इस टाइम के ऊपर, या नाला कौन कौन दिखाई देता है। वो तमाम लोग जो इलेक्शन हारे हुए हैं, वो तमाम लोग इस टाइम के ऊपर तनकीद करते हैं और अपनी ही पार्टी की पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करते नाला दिखाई देते हैं। बट एट द सेम टाइम वही PMLN, वही शहबाज शरीफ, वही अता तारड़ हैप्पीली वो तो अपने मजे से हुकूमत कर रहे हैं। और रही बात नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज की, तो रिमेंबर वन थिंग, नवाज शरीफ साहब के लिए एक टाइम आएगा कि शहबाज शरीफ साहब की कुर्बानी देना खुद पार्टी बचाने के लिए कोई मुश्किल फैसला नहीं होगा। उनके लिए मुश्किल फैसला मरियम नवाज साहिबा का पॉलिटिकल फ्यूचर है, जिसको बचाने के लिए, जिसको वजीर आला पंजाब बनाने के लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं। इतनी कुर्बानियां देने के बाद अगर वो अपने वोटर को ये बताना चाहें कि हम एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं और हम वोट को इज्जत दो के नैरेटिव की तरफ वापस जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि PMLN का अपना वोटर ये उनका नैरेटिव जो है इसको मानेगा या इसके साथ चलेगा। सो नवाज शरीफ साहब की और PMLN की मुश्किलात वो आने वाले दिनों में मजीद बढ़ती जाएंगी, स्पेशली नवाज शरीफ साहब की, सही गेम से बाहर भी बैठे सही। अच्छा उमर, आप भी पंजाब में समझते हैं गेम कि के अंदर नवाज भी शरीफ कुर्बानी दे देंगे शहबाज शरीफ की अपनी बेटी मरियम नवाज का पॉलिटिकल कैरियर बचाने के लिए? मैं इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की जब सियासत को आप एनालाइज करते हैं तो ये गुड कॉप या बैड कॉप खेलते हैं। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं कि अब जो हमजा शहबाज है और मरियम नवाज है, उनके आपस में कितने अच्छे ताल्लुकात हैं वो आप ये जो ज़िमनी इलेक्शन 21 तारीख को हो रहा है लाहौर में, 4 सूबाई असम्बली की और एक कौमी असम्बली की नशिस्त है, उसमें एक भी उम्मीदवार ऐसा नहीं है जो हमजा शहबाज शरीफ के कैंप का हो। लेकिन उसके बावजूद आपने अभी हालिया इलेक्शंस में देखा कि दोनों जलसों में भी इकट्ठे गए, हमने मीनारे पाकिस्तान जलसे के ऊपर भी देखा, दीगर जगहों के ऊपर भी। असल मसला ये है कि दोनों अंदर जितने भी एक दूसरे के इख्तलाफात हों वो घर तक ही रहेंगे। जाहिर है कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ तो एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स नहीं देंगे, ये स्टेटमेंट्स उसी तरह से होंगी। इधर से जावेद लतीफ बोलेंगे, फिर जावेद लतीफ रमजान मुबारक का आखिरी जुमा रायबंड में नवाज शरीफ साहब के साथ पढ़ेंगे, तस्वीर लगाएंगे और पैगाम जाएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के वो बहुत क्लोज हैं, जो बोलते हैं वो उन्हीं के कहने के ऊपर बोलते हैं। उधर से जो विफाकी हुकूमत है वो जवाब देगी और अपने ही मिनिस्टर्स के मुतालिक वो कहेगी कि देखिए जनाब, हम इनकी स्टेटमेंट्स को जरा सीरियस नहीं लेते, इसलिए कौम भी जरा सीरियस ना ले। ये हल्का फुल्का सिलसिला चलता रहेगा। और रही बात कुर्बानी की, कुर्बानी क्या है? क्या केसेस माफ नहीं हुए? क्या नवाज शरीफ को आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ नहीं मिला? क्या लंदन बैठे हुए उनके वारंट और सब कुछ वो मुअत्तल नहीं हुआ? क्या हुसैन नवाज की एंट्री नहीं हुई? क्या मरियम नवाज की एंट्री नहीं हुई? तो और क्या कुर्बानी चाहिए? कि कुर्बानियां मिल तो रही हैं। बाकी आपके लिए, मेरे लिए गुड कॉप बैड कॉप चलता रहेगा। हम प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वक्त के मुताबिक सियासी जमातें ढलती हैं, अपने मफादात को देखती हैं। अगर उन्हें लगेगा कि दूसरी तरफ जरा कुछ मामलात कनेक्ट हो रहे हैं, जरा वहां कुछ बेहतरी की तरफ है, तो ये उसकी पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे जहां तहरीक इंसाफ खड़ी है, और तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून की जगह के ऊपर आ जाएगी। ये सिलसिला चलता आ रहा है, ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। इससे ज्यादा इसी तरह चलता रहेगा। साकिब बशीर साहब, क्या समझते हैं आप, वाकई नवाज शरीफ कमजोर हुकूमत समझते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत को? और अगर ऐसा समझते हैं खुलकर बात क्यों नहीं की जाती? ये बस मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब जो है क्यों ऐसा सोच रहे हैं। पिछले तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है हमने ये सुनना शुरू किया कि वह सुप्रीम कोर्ट में शायद जो है वो फ्रीक बन रहे हैं और वो अपना मामला जो दोबारा खोल रहे हैं। मुझे हैरत होती है, वैसे वो कहते हैं 2016, 17, 18 में जो चीजें उनके साथ हुई गलत हुई, हमने उस वक्त भी हाईलाइट किया था और उस वक्त की अदलिया उनके खिलाफ इस्तेमाल हुई, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। लेकिन
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनको फैसिलिटेट करना भी शुरू किया गया। जितने 2-3 साल उनको जो है वो एक घबराहट में रखा गया है। अब 2022 से ऑनवर्ड आप देख लें, अप्रैल 2022 को जब वो आए, वो एक आईनी तरीकेकार के तहत आए थे। लेकिन मौलाना फजल रहमान की आप गुफ्तगू देखें जो इलेक्शन के बाद उन्होंने की कि कैसे जो है वो लाया गया। वो मतलब वो खुद आए थे लेकिन उनको सपोर्ट भी थी और उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया गया। फिर आप देखें कि आगे जो मोहसिन नकवी साहब की अगर बात करें तो वो वज़ीर आला थे, निगरान वज़ीर आला फरवरी 2000 जो है वो 22 से और ये ऑनवर्ड जो है वो रहे हैं। 2023 फरवरी 2023 से ऑनवर्ड 8 फरवरी 2024 तक जो है वो आगे वज़ीर आला रहे हैं। तो उसमें आप अगर देख लें तो उनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया गया है पंजाब में। तो तब जो है वो मोहसिन नकवी बिल्कुल बेहतरीन थे और एक पार्टी को वो दबा रहे थे और उन पार्टी के खिलाफ सारी कार्रवाइयां, पुलिस सब इस्तेमाल हो रहे थे और इनको फैसिलिटेट किया जा रहा था। तो अब मरकज में आए हैं तो अब मरकज में राना सनाउल्लाह साहब उन पे एतराज उठा रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो इस किस्म की जो सिचुएशन जो एक डेवलप की जा रही है ना, कि एक जो है वो पोर्शन वो अपोजिशन में है, जी हुकूमत ठीक नहीं है, इस तरह हमें इस तरह मिली। अब आप देखें 8 फरवरी में इनको हुकूमत मिली कैसे है। इन्होंने जो विक्ट्री स्पीच भी की है, गवर्नमेंट इनको मिली, इनको जो है वो फॉर्म 45 अभी पंजाब के कितने हल्के हैं जहां पे अभी ट्राइब्यूनल में मामला जाने हैं तो वो इनको पूरा फैसिलिटेट किया गया। फिर मखसूस नशिस्तों वाला मामला इनको मिल गया, 2/3 मेजॉरिटी इनको मिल गई है। और अभी जब सब कुछ हो चुका है तो ये कहते हैं हम जो है वो अब दोबारा से जनाब वो सही, यानी फैसिलिटेट किया जा रहा है अभी भी नवाज शरीफ को। खालिद जमील साहब 1 मिनट में अगर कमेंट कर दे, नवाज शरीफ पंजाब तक महदूद हो चुके हैं, क्या समझते हैं महदूद किया गया है या खुद हुए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनको धकेला गया है और जिस अंदाज के अंदर उनको लाया गया था और बताया गया था कि आपके साथ ये चौथी बार प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, जिस किस्म के इश्तिहारात दिए गए थे और पूरे यकीन के साथ आए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बदकिस्मती कहें कि अवाम ने उसके बिल्कुल रिवर्स फैसला किया, जिसकी वजह से वो पंजाब सही आपको आ गया पॉइंट आ गया। सर फैसल शकील साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप भी समझते हैं कि धकेला गया है नवाज शरीफ को? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब की अंडरस्टैंडिंग थी वो बहुत मुख्तलिफ थी आने से पहले। खालिद जमील साहब ने सही फरमाया, उनको पार्टी ने बतौर प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट पिच किया था, लेकिन इलेक्शन के अंदर उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल उनकी एक्सपेक्टेशंस के बरक्स था। सही। अच्छा साकिब बशीर साहब, यस नो में आंसर अगर आप कर दें, नवाज शरीफ पंजाब तक महदूद हुए हैं या कर दिए गए हैं? वो कर भी दिए गए हैं, जब कर दिए गए हैं तो हो गए हैं। मतलब ये दोनों चीजें आपस में इकट्ठी हैं। सही, यानी आप दोनों आंसर की तरफ जाएंगे। राय साकिब? पाकिस्तान के अवाम ने पंजाब क्या अवाम ने कर दिया। अच्छा लास्ट में उमर आप क्या कमेंट करेंगे इस पर? मैं यही करूंगा कि ये क्या खूबसूरत धकेलना है, लंदन से उनको पंजाब में धकेल दिया गया, मीनारे पाकिस्तान के ऊपर रियासती प्रोटोकॉल के साथ। और क्या चाहिए मियां साहब को? सही पॉइंट आ गया आपको। कहते हैं पंजाब नहीं जाऊंगी, तो ये पंजाब आए हैं, लेकिन वैसे अवाम ने किया, इनको और किसी ने नहीं किया। हाई टी हुई थी जनाब, अवाम ने किया, 8 फरवरी को अवाम ने किया, अवाम ने। सही, तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे राय साकिब खरल, सैल शकील, खालिद जमील, उमर दराज गोंदल और साकिब बशीर। नाजरीन अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।